हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम सीटेट जुलाई 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। जो भी स्टूडेंट सीटेट, रीट, एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इस पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन हैं। इन 30 क्वेश्चन को हम तीन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। और हम जो ये पेपर हमने लिया है सीटेट जुलाई 2019 का, ये अपने पी सेट लिया है। ठीक है। इस क्वेश्चन पेपर को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है। इसमें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला क्वेश्चन है वो आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे कि जो जीन प्याजे उनके अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। सेकंड ऑप्शन है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। थर्ड ऑप्शन है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। फोर्थ ऑप्शन है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सिखाया जा सकता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका फर्स्ट ऑप्शन है, ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हुए जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। जो जीन पियाजे वो कहते हैं कि बच्चे अपने इन्वायरमेंट से, अपने आस पड़ोस से सक्रिय रूप से एक्टिव होकर वो वहाँ से सीखते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। सेकंड था इसका, प्रचलनात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। जब बात अवलोकन की आती है तो ये अवलोकन करके सीखता है, ये किसने बोला था? ये बोला था बेंडुरा ने। ठीक है। तो इसका आंसर सेकंड होगा नहीं। ठीक है। थर्ड है, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया मतलब ऐसा कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, ये थ्योरी है थॉर्नडाइक की, जो कि थॉर्नडाइक ने बोला है कि बच्चा उद्दीपक और अनुक्रिया के माध्यम से सीखता है। तो इसका ऑप्शन थर्ड होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन है, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों के प्रयोग करते हुए विशेष तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। तो ये भी गलत होगा क्योंकि बच्चों को पुरस्कार एवं दंड के द्वारा सिद्धांतों को सिखाया नहीं जाता। ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है, चालक विकास या मोटर डेवलपमेंट। चालक विकास की दर से व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम से तक होता है। मतलब कहने का ऐसा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो मोटर डेवलपमेंट होता है, मोटर डेवलपमेंट अलग अलग व्यक्तियों के अंदर अलग अलग होता है। वो व्यक्ति डेवलपमेंट कैसे होता है? पहला ऑप्शन है, शीर्षगामी से अधोगामी, मतलब सेफेलोकोडल से प्रोक्सोमो डिस्टल। सेकंड ऑप्शन है, अधोगामी से शीर्षगामी, मतलब ऐसा कि प्रोक्सोमो डिस्टल से सेफेलोकोडल। थर्ड है, स्थूल से सूक्ष्म चालक की ओर। फोर्थ है, सूक्ष्म से स्थूल चालक की ओर। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो इसका पहला ऑप्शन है शीर्षगामी से अधोगामी, तो इसका आंसर फर्स्ट होगा नहीं, क्योंकि शीर्षगामी से अधोगामी ये विकास के नियम है कि बच्चे का जो विकास होता है वो पहले जो ये इसके नियम है सेफेलोकोडल, प्रोक्सिमल डिस्टल। ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड भी नहीं होगा। ठीक है। थर्ड है इसका, ग्रोस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट की ओर। हाँ, इसका आंसर थर्ड होगा, क्योंकि पहले बच्चों के अंदर ग्रोस मोटर का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके बाद फाइन मोटर होती है। जैसे जब छोटा बच्चा जब इन्वायरमेंट में जब आता है वो, तो वो पहले उसके हाथ पैर एक्टिव होते हैं, देन उसके बाद उसकी उंगलियां हिलना स्टार्ट होती है। ठीक है। जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, ये सब चलना उसके पहले उसके हिलना स्टार्ट होते हैं, उसके बाद ही उसकी उंगलियां हिलना स्टार्ट होती है। ठीक है। और इसका फोर्थ ऑप्शन है सूक्ष्म से स्थूल की ओर।
तो इसका आंसर फोर्थ होगा नहीं, इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो वयस्कता है, एडल्टहुड है, तो वह संक्रमण की पहल करती है, मतलब इसके पहले की जो अवस्था है वह कौन सी है। जो वयस्कता है उसके पहले की अवस्था कौन सी है। तो ऑप्शन है फर्स्ट किशोरावस्था, सेकंड है मध्य बाल्यावस्था, थर्ड है पूर्व क्रियात्मक अवधि, फोर्थ है बाल्य अवस्था की समाप्ति। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब अपन बात करते हैं वयस्कता, तो इसके पहले की जो अवधि होती है वो होती है किशोरा अवस्था, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट। ठीक है, मध्य बाल्यावस्था होती नहीं है, पूर्व क्रियात्मक अवधि भी नहीं होती, और बाल्यावस्था की समाप्ति ये भी नहीं होती। क्योंकि जो जब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पहली जो अवस्था होती है वो होती है शेष अवस्था, जो कि जन्म से 6 साल तक रहती है। ठीक है, उसके बाद आती है बाल्यावस्था जो कि 6 से 12 साल तक रहती है। उसके बाद आती है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 साल तक रहती है, और किशोरावस्था के बाद आती है वयस्कता अवस्था जो कि 18 साल से एबव रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 एक अच्छा क्वेश्चन, इसको अपन एक अच्छे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा है जो अपने तर्क देता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। बताइए। इसका फर्स्ट ऑप्शन है यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, सेकंड है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, थर्ड है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, फोर्थ है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा है उसने तर्क दिया है कि हिंज ने जो दवाई चोरी हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बोल रहा था कि हिंज को दवाई चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो दवाई वो चोरी करके लाया वो उसकी पत्नी के लिए जान बचाने के लिए जरूरी थी। तो वो बोल रहा है कि कोलबर्ग के अनुसार वो बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट यंत्र उद्देश्य अभिविन्यास, तो ये होगा नहीं। ठीक, सेकंड है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ये भी नहीं कि जब चोरी करके लाया तो वो कैसे हो सकता है। ठीक है, थर्ड है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, हाँ ये उसका आंसर होगा, क्योंकि बच्चा है उसका कहने का मतलब ये है कि अगर वो पकड़ा गया तो उसको जेल भेज दिया जाएगा जो, और उसको दंड मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा थर्ड न कि फोर्थ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। जो बच्चा अपने आप से ही मौखिक संवाद करता है, मन ही मन कुछ कहता रहता है, वो वाइगोत्स्की के अनुसार क्या कहता है। पहला है ऑप्शन है अहम केंद्रित वार्ता, ईगोसेंट्रिक स्पीच, सेकंड है व्यक्तिगत वार्ता, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, थर्ड है भ्रांत वार्ता, फोर्थ है समस्यात्मक वार्ता। बताइए क्या होगा इसका आंसर। जब अगर अपन बात करें वाइगोत्स्की की, तो वाइगोत्स्की जी कहते हैं कि जो बच्चा अपने आप मन ही मन में अपने आप को गाइड करता है या मौखिक संवाद करता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट स्पीच है। ठीक है, क्योंकि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने 3 स्पीच दी थी, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच और एक इनर स्पीच। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकेंड, क्योंकि जो इगोसेंट्रिक स्पीच है वो दिया था जीन पियाजे ने। ठीक है, और ये होगा नहीं थर्ड, फोर्थ भी इसका आंसर होगा नहीं, इसका आंसर होगा सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों के विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन का कहने का मतलब ऐसा है कि कुछ घरेलू सामग्रियां हैं, कुछ पहनावे होते हैं
जो एक विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित होते हैं। तो ये क्या शो करता है? पहला ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, सेकंड है जेंडर रूढ़िवादिता, थर्ड है जेंडर सिद्धांत, फोर्थ है जेंडर प्रासंगिकता। बताइए क्या होगा इसका आंसर? जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विकसित जेंडर पहचान, जेंडर पहचान इसका होगा नहीं। इसका आंसर होगा सेकंड जेंडर रूढ़िवादिता। जेंडर रूढ़िवादी का मीन्स या स्टीरियोटाइप का मीन्स जो होता है कि जो परंपरा समाज ने बनाई है शुरू से कि लड़का ये पहनेगा, लड़की ये वस्त्र पहनेगी, ठीक है, लड़का ये सामग्री को यूज़ करेगा, लड़की ये सामग्री को यूज करेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादिता है जो कि ये अपने अपने समाज में सदियों से या से चली आ रही है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, थर्ड होगा नहीं और नहीं इसका फोर्थ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, सेकंड उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, थर्ड उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, फोर्थ उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 7 का कहने का मतलब यह है कि जो प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव, जो अपने एक्सपीरियंस अपने परिवार अपने आस पड़ोस से लेकर आती है, तो उसको एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उन्हें अस्वीकार करना चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल गलत। सेकंड है उसकी अपेक्षा कर देनी चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे की उपेक्षा करो, ये भी नहीं करनी चाहिए, बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ये भी बिल्कुल गलत। फोर्थ है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। हाँ, इसका आंसर होगा फोर्थ। जो उनके अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंस है, उनको बिल्ड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? एक शिक्षक को चाहिए कि फर्स्ट ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें, सेकंड वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें, थर्ड है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधताओं तथा विविधता की अनदेखी करें, फोर्थ यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। क्या शिक्षक का ये दायित्व है कि वे विद्यार्थियों के बीच तुलना करें? जी नहीं, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर आप बच्चों के बीच में तुलना करेंगे तो जो बेचारा जिसका डेवलपमेंट कम हुआ है वो अपने आप में डिमोटिवेट हो जाएगा, तो अपन ऐसा कर सकते नहीं है। सेकंड है वह विशेष संस्कृति या समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दें। जी ये भी नहीं कर सकते कि आप जो बच्चा अच्छा है, अच्छे समुदाय से आता है, तो आप उसको अच्छा माने या अच्छा उसको सुविधा दें, ये भी नहीं सकता। इसका थर्ड ऑप्शन है वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करें। जी नहीं, ये भी नहीं होगा कि आप उनकी जो संस्कृति है, कल्चर है, उसकी जो डाइवर्सिटी है, उसको आप अनदेखा नहीं कर सकते। थर्ड है, ठीक है। फोर्थ है वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। हाँ, एक शिक्षक को यह करना चाहिए कि जिस इन्वायरमेंट से, जिस कल्चर से बच्चा आ रहा है, आप उसके कल्चर को, उसके समुदाय को सम्मान करें, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन 2009, वो क्या वकालत करता है? फर्स्ट है एकीकृत शिक्षा की, सेकंड समावेशी शिक्षा की, थर्ड पृथक्करण की, फोर्थ मुख्य धारा शिक्षण की। बताइए क्या होगा इसका आंसर? अगर अपन बात करें राइट टू एजुकेशन की, जो राइट टू एजुकेशन बात करता है समावेशी शिक्षा की, इसका आंसर होगा सेकंड कि राइट टू एजुकेशन 2009 कहता है कि सभी बच्चे या वंचित परिवार से हो, डिसेबल्ड हो, नॉर्मल हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाए, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सेकंड, न कि फर्स्ट, न ही थर्ड, न ही फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है?
कि यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। फर्स्ट ऑप्शन है समावेशी शिक्षा ऐसा कहती है, सेकंड है मुख्य धारा शिक्षा कहती है, थर्ड है विशेष शिक्षा ऐसा कहती है, फोर्थ है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा ऐसा कहती है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन का कहने का अर्थ यह है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है जो ये कहती है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। तो इसका आंसर होगा समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, न कि मुख्यधारा शिक्षा, न कि विशेष शिक्षा, न कि बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। ठीक है, आज ये हमने जो सीटेट जुलाई 2019 के क्वेश्चन नंबर टोटल 10 क्वेश्चन को सोल्व किया है। आगे जो आने वाले 2 पार्ट है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके अंतर्गत अपन अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको काफ़ी हेल्प मिली हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।